हेलो गाइस, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद पॉवर्टी लाइन। आप अपनी बुक में कंसेप्ट 4.5 है संदीप गर्ग में 4.5 आज हम पढ़ेंगे और हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास 4.6 की 4.7 4.8 इकट्ठा पढ़ा जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, तो जो टॉपिक बड़ा है उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, जो टॉपिक छोटा है उसको उस हिसाब से। आज हम सिर्फ 4.5 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझना जरूरी है, और आपको पता भी पॉवर्टी लाइन होता क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। ये एक लाइन होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ लाइन। कट ऑफ लाइन भी कहते हैं इसको। ये कट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, या क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या डिवाइड करती है। एक लाइन जो डिवाइड करती है किसको, रिच और पुअर को, अमीर और गरीब को, उसे कहते हैं पॉवर्टी लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैंने लाइन बना दी, इसके नीचे जितने भी लोग होंगे दैट आर कॉल्ड पुअर, इसके ऊपर जो भी होंगे उसको मोटे मोटे शब्दों में बोला जाएगा रिच। इसके अंदर सारे आ जाएंगे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास, सब कुछ इसमें सारे पुअर आ जाएंगे। जो बहुत गरीब है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो कम गरीब है पर वो गरीब है। तो ये जो लाइन हो गई ये वाली, इसे कहा जाएगा पॉवर्टी लाइन। जिस लाइन के ऊपर मैंने पॉवर्टी लाइन लिखा है, दिस लाइन इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, मतलब आप लोग की बुक में लिखा हुआ है पॉवर्टी लाइन इज द कट ऑफ पॉइंट। ये कट ऑफ पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन भी आ गई, विच यूजुअली डिवाइड्स, डिवाइड भी आ गया। पुअर एंड नॉन पुअर, तो पुअर और रिच हो गए। अब रिच को उन्होंने क्या लिखा है, नॉन पुअर, क्योंकि रिच हो गया अमीर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अमीर नहीं आते, मिडिल क्लास भी आएंगे, कम गरीब भी आएंगे, कम अमीर भी आएंगे। तो रिच और नॉन पुअर, रिच की जगह हम नॉन पुअर लिखे, दैट विल बी रेलिवेंट। अच्छा लगेगा कि नॉन पुअर ही लिखा जाए। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कहाँ पे बनानी है पॉवर्टी लाइन, यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है। ये कैसे पता लगेगा कि ये लाइन किस हिसाब से है, कौन गरीब है और कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो बेसिकली तीन इसके मेजर्स पहले होते थे। ये जो आपकी बुक में तीन मेजर्स लिखे हैं, मिनिमम कैलोरी, बुक देखो, जब भी वीडियो आप देख रहे हो बुक सामने होनी चाहिए। कई बार मैं बुक में से रीड करता हूँ और पॉइंट्स में यहाँ लिखता हूँ, बुक में ऑलरेडी गिवन होते हैं। सो एक अच्छा व्यू बन जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, टॉपिक के अंदर रहते हैं आप लोग। तो 3 पॉइंट्स दिए, मिनिमम कैलोरी इनटेक, मॉनेटरी वैल्यू और पॉवर्टी लाइन नॉन पुअर की। तो बेसिकली 3 मेजर्स में से 2 मेजर्स दिए जो डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी लाइन कैसे बनेगी, कहां बनेगी। जिसमें से पहला पॉइंट है मिनिमम कैलोरी इनटेक। कैलोरी होती है एनर्जी जो आपको खाने से मिलती है, कि आप जो खाना खाते हो वो बर्न होता है, उससे कैलोरीज मिलती हैं। तो मिनिमम कम से कम कैलोरी बंदा ले, कैलोरी मतलब मिनिमम बंदा कम से कम कितना खाना खाए। सो मोटी मोटी कैलोरी को छोड़ो, आप समझो कितना खाना खाना चाहिए। तो ये अलग अलग रखा गया है, रूरल के लिए अलग रखा गया है एंड अर्बन के लिए अलग रखा गया है। क्यों अलग रखा गया है, क्योंकि रूरल वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत मजदूरी ज्यादा करते हैं, खेती बाड़ी में काम करेंगे, घर बनाने में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा रोटी खानी पड़ेगी। तो वो कह रहा है कि कम से कम, देखो ये वर्ड लिखा है कम से कम मतलब मिनिमम, कि मिनिमम एक रूरल जो गांव में बंदा रहता है उसकी रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरी, और जो अर्बन में रहता है उसकी रिक्वायरमेंट है 2100 कैलोरीज पर डे। कि एक बंदे की पर पर्सन, ये जो लिखा है ये पर पर्सन पर डे है, कि एक दिन में। आप बोलोगे सर रूरल में तो गरीब लोग हो गए जो गांव में रहते हैं, उसकी ज्यादा क्यों है और अर्बन की कम क्यों। मैंने अभी आपको बताया, इसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, घर बनाने पड़ेंगे, खेतों में काम करना पड़ेगा, तो इसकी हाथ का काम, फिजिकल वर्क ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बैठ के पढ़ाऊंगा, खड़े होकर पढ़ाऊंगा, मेरा इतना फिजिकल वर्क तो नहीं है ना, इतना पसीना नहीं बहा रहा मैं। ठीक है, या मैं किसी बैंक में जॉब करता हूँ, किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो मैं वहां बैठ के काम कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से। पर ये तो बेचारा धूप में, गर्मी में, बारिश में पसीना बहा रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, कभी कोई घर बना रहा है, कोई कुछ लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, तो इसको, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए इसको खाना ज्यादा खाना है। तो मिनिमम ये है। इस ये एक लाइन होगी, इससे ऊपर जो भी होंगे वो आपके आ जाएंगे नॉन पुअर। और मेरे कहने का ये मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड्स पक्के हैं, ये पुराने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ये पढ़ने पड़ते हैं, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा।
पहले ये बोला जाता था कि 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन रूरल के लिए और अर्बन के लिए 2100। इस लेवल पे या इससे ऊपर जो है वो नॉन पुअर है। और जो इतना भी नहीं खा पा रहे, इतनी कैलोरीज और इतना खाना नहीं खा पा रहे, वो कौन है? पुअर। ये पहले के स्टैटिस्टिक्स है, अब के नहीं है, तो ये उस हिसाब से बनाया जाता था। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जो नंबर है, ये आपका डिसाइड कर रहा है पॉवर्टी लाइन। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको रूरल लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2400, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने बंदे 2400 की लाइन तक है या उससे नीचे है वो पुअर है। 2400 या 24 से ऊपर कौन है? नॉन पुअर, ठीक है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 ऐसे ग्राफ है। इसको डिटेल में नहीं जाना, आप लोग बचपन से ग्राफ पढ़ते आ रहे हो, मैथ्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो डिटेल यही है कि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका ये आ गया। तो जितने लोग इससे ऊपर है वो नॉन पुअर है, जिससे लोग हैं। तो ये 2400 एक फिगर है जो हमको नंबर मिल गया, इसको कहते हैं कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ लाइन कह दो या कट ऑफ पॉइंट कह दो, ठीक है। और ये होगी लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो डिवाइड करती है। इसी तरह से आपका आता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, ये तो हो गया। अब इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी तो होगी, ये तो आपकी कैलोरीज होगी ना। अब ये कैलोरीज खाने के लिए कुछ रोटी चाहिए, कितनी रोटी खाए, कितनी है, उस रोटी को खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो ये कैलोरी खाने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, वो आता है। तो 2400 कैलोरी खाना खाने के लिए हमको कितने पैसे चाहिए, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो आता है 816 रुपए। लेकिन ये पर डे है और ये आपका मंथली है, कि रोज आप 2400 कैलोरी इनटेक कर सको तो आपका मंथली खर्च कितना आएगा? 816 रुपए। किस में आएगा? आपका रूरल में। और इतनी कैलोरी आप पर डे खा सको तो मंथली आपको कितना खर्चा आएगा? आपका आएगा 1000 रुपए मंथली। कि रोज रोज अब आप बोलोगे सर ये तो कम खा रहा है, इसका खर्चा ज्यादा है, ये उल्टा ज्यादा खा रहा है, इसका खर्चा कम है। क्योंकि गांव में चीजें सस्ती हैं, कितनी चीजें तो वो खुद ही अपने खेत में बना लेगा और खुद ही खा लेगा। अपने खेत में सब्जियां उगाएगा, फ्रूट्स उगाएगा, और अपने खेत में कनक उगाएगा, चावल उगाएगा, गेहूं उगाएगा, तो कितना कुछ तो खरीदना नहीं पड़ा, इसलिए उसका खर्चा कम है। और शहर में सब्जियां महंगी है क्योंकि गांव से आती हैं, गांव में सस्ती हैं, शहर में महंगी है, इसलिए शहर वालों को कम खाने का खर्चा ज्यादा आया। पर ये एक बंदे का खर्चा है। अगर मैं एक बंदा 2100 कैलोरी पर डे खाता हूं तो मेरा मंथली खर्चा आ रहा है 1000। तो मतलब क्या हुआ कि जो लोग इससे ऊपर है वो कौन हो गए? नॉन पुअर। और जो लोग इससे नीचे हैं वो क्या हो गए? पुअर। और इसको हम क्या कहते हैं? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE, ये आपको याद करना है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। 1 मार्क्स लिखने का मतलब सारे 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट MCQ ऑब्जेक्टिव सारे। MPCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो रूरल वाले बंदे के लिए 816 रुपए आ रहा है, इतना। मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ अगर इसको कैलोरीज में लिख रहा हूं तो 2400 लिखूंगा। अगर ये ग्राफ रुपीज में बन रहा है, रूरल का बन रहा है, तो मैं 816 लिखूंगा। कि कम से कम ₹7 लिख दूंगा कि कम से कम 816 रुपए जो मंथली कमाता है, कम से कम 816 रुपए जो मंथली कमाता है वो नॉन पुअर है। उससे नीचे भी कई लोग होंगे जो मंथली के 816 रुपए भी नहीं कमा पा रहे, वो क्या है? पुअर। 816 रुपए से ऊपर अगर कोई बंदा कमाता है तो वो क्या है? नॉन पुअर है। तो अब आप देखो कितना बेकार सा स्टैटिस्टिक्स है। क्या किसी बंदे की इनकम मंथली 816 से कम होगी? मेरे हिसाब से गिनती के 10-15 बंदे ही होंगे दिल्ली के अंदर जो 800 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। तो ऐसे बंदे जो, ये 816 डेली नहीं है, ये मंथली है, जो एक महीने के 800 रुपए भी नहीं कमा पा रहे वो पुअर है। ये पुराने स्टैटिस्टिक्स। और अर्बन में अगर लिखा जाए, अगर मैं इसको अर्बन बना दूं और अगर कैलोरीज में ग्राफ आए तो यू विल राइट 2100 कैलोरीज पर डे उसको चाहिए, उससे नीचे के पुअर है, उससे ऊपर के नॉन पुअर। और 2100 कैलोरी की जगह यहाँ पे अगर रुपीज में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ₹1000। जो 1000 रुपए महीने की इनकम नहीं है, 1000 रुपए से नीचे जो बंदे हैं वो जो एक महीने के 1000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे वो पुअर है, और ऊपर के
तो ऐसे कोई बंदे अगर आपकी नजर में हो जो 1 महीने का 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते, तो उसको आप पॉवर्टी कहेंगे एज पर ओल्ड रिकॉर्ड्स, ये ओल्ड स्टैटिस्टिक्स है। तो इस पेज पे एक और चीज दी हुई है जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वो ये कहता है, अभी इसको रब कर देते हैं। लास्ट पॉइंट जो दे रखा है, पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर, और वो कहता है पुअर की कितनी टाइप्स होती है। मान लो ये पॉवर्टी लाइन है, अर्बन की चाहे रूरल की, किसी की भी लाइन है, कैलोरीज में हो सकती है या रुपीज में हो सकती है, दोनों में हो सकती है। तो जो पुअर वाला बंदा है, पुअर के 3 हिस्से कर दिए। जो एक सबसे नीचे आएगा, देखो उन्होंने हॉरिजॉन्टल बना रखा है, आपकी बुक में हॉरिजॉन्टल बना है, हम ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि हम ग्राफ हमेशा ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। तो एक हो गया आपका एब्सोल्युटली पुअर, जो हमेशा बेचारा पुअर ही रहता है, वो गरीब का गरीब ही रहेगा। सबसे ज्यादा पुअर है वो, तो बहुत ही कम है, मतलब उसको खाने के भी लाले पड़ रखे हैं, कभी खाता है कभी नहीं खाता। एक होता है वेरी पुअर, और ये भी पुअर में आएगा, और इसके ऊपर आएगा पुअर। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है आप लोग कुछ समझ लो। जिसकी इनकम बहुत कम है, थोड़ी सी ज्यादा है, और जो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, अपने गुजारे लायक गुजारा कर रहा है, इसके ऊपर लोग रहेंगे नॉट सो पुअर। जैसे जैसे लिखा है आप लोग अपना लिख लेना, मैं क्या पूरा लिखूं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर। मैं चाह रहा था कि इकोनॉमिक्स की और बीएसटी की ना थ्योरी सब्जेक्ट है, छोटी छोटी वीडियो बनाया करूं, बच्चे बोर ना हो जाए, क्योंकि कितनी थ्योरी इसकी बोर है, और बीएसटी भी इतनी ही बोर लगती है मेरे को, पर पढ़ानी पड़ती है। मिडिल क्लास आ गया, अपर मिडिल क्लास आ गया आपका, और फिर आपका रिच आ गया। तो ये सारा का सारा ऐसे जाता रहेगा। रिच के बाद है वेरी रिच, जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, और जो मिलियनेयर्स हो गए, फिर बिलियनेयर्स हो गए, तो ये ऐसे से चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी ऐसा होता है। ये सबसे बिलियनेयर हो गया, मिलियनेयर हो गया, तो गरीब 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 नीचे नीचे, तो गरीब नीचे ही होता है, तो नीचे उसको दबाया जाता है, तो हमने भी उसको दबा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। अब पॉवर्टी कैटेगराइजिंग बहुत इजी टॉपिक है, पहले मैं पॉज करके इसको रब करता हूँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया है दैट इज कैटेगराइज, कि पुअर को, पॉवर्टी लाइन को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। तो कैटेगराइज के लिए हमारे पास 3-4 ग्राफ्स हैं। तो ये आपकी पॉवर्टी लाइन है, सब में बना दी हमने पॉवर्टी लाइन। तो एक होते हैं क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर मतलब ऑलवेज पुअर, बेचारे हमेशा गरीब ही रहेंगे, जो लोग यहाँ पे लाई कर रहे हैं इस पूरे एरिया में। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ऑलवेज पुअर। ये बेचारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा पुअर रहते हैं। ऊपर नीचे आने का मतलब ये है, ये कभी वेरी पुअर में आ जाते हैं। अभी मैंने क्या बनाया था, पुअर की 3 कैटेगरीज बनाई थी, वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर, और नॉट सो पुअर। नहीं, नॉट सो पुअर नहीं था, क्या था, वेरी पुअर, पुअर और एब्सोल्युटली पुअर। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर रहते बेचारे गरीब ही हैं। कभी एब्सोल्युटली पुअर में आ जाते हैं, कभी पुअर में आ जाएंगे, कभी वेरी पुअर में आ जाएंगे, पर रहेंगे हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन। और मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं और जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये पुराना फॉर्मेट है, मतलब सिलेबस पुराना नहीं है, ये गवर्नमेंट का पुराना फॉर्मेट है, ये अब अपडेट हो चुका है। पहले हम इस पे मिनिमम या मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बनाते थे, एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब करते थे, हम वही पढ़ रहे हैं। अब ये सिस्टम क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब हम इसको फॉलो नहीं करते, पहले करते थे, पर सिलेबस में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। और अब क्या फॉलो करते हैं वो हमको कमिंग इन द चैप्टर पता लग जाएगा। तो जो लोग हमेशा ऑलवेज पुअर होते हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और इनको हम ऑलवेज पुअर की जगह क्या बोलते हैं, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर मतलब हमेशा के हमेशा पुअर ही रहेंगे, बस ये कि इसमें ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन पॉवर्टी लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। ये नहीं कि ऊपर चले जाएंगे, हमेशा नीचे के नीचे ही रहेंगे। फिर आता है आपका ट्रांसिएंट पुअर। ट्रांसिएंट वर्क का मतलब है ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ट्रांसिएंट होता है। देखो ट्रांसिएंट वर्कर क्या होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ट्रांसिएंट वर्ड का मतलब ही अपने आप में होता है इधर उधर जाना। तो इसमें वो लोग होते हैं जो ऊपर नीचे, वो कभी कभी तो वो अभी मान लो नीचे है तो ऊपर भी जा सकता है, फिर नीचे है, मान लो नीचे आ गया, क्या पता और नीचे आ जाए, क्या पता फिर और नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा था। ऊपर नीचे जाने का मतलब ये है कि ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसकी इनकम ऊपर नीचे हो रही है। किसी महीने तो ये बहुत कम कमाएगा, किसी महीने ज्यादा कमा लेगा, किसी महीने बहुत कम, कम से भी कम, मतलब खाने को भी नहीं होगा इसके पास, फिर थोड़ा सा कमा लेगा, लेकिन पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं जा पाया। यहां से फिर वापस नीचे आ गई इसकी इनकम, फिर बढ़ गई,
फिर मान लो बहुत बढ़ गई, फिर नीचे आ गई। ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ये बंदा खुद नहीं जा रहा, ये इसकी इनकम जा रही है। तो कभी इसकी इनकम बढ़ जाती है, कभी इसकी कम हो जाती है। बढ़ती है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी चला जाता है, ये कम होती है तो नीचे रहता है, कई बार बहुत नीचे हो जाता है कि खाने को भी। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो सीजनल काम करते हैं, जो सीजन आया तो उनकी इनकम बढ़ गई और सीजन चला गया तो उनकी इनकम घट गई। या मान लो आज कोई काम, जैसे सर्कस वाले लोग हैं, सर्कस एक 15 दिन 20 दिन के लिए लगता है, फिर कितने दिन उनके पास काम नहीं होता। तो जब उनका काम मिल गया उनको तो उनको अच्छी इनकम होगी, जब उनके पास काम नहीं है तो उनकी इनकम कम हो जाती है, बहुत मुश्किल। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चर्निंग पुअर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर इस टाइम क्या हो रहा है कि देखो भाई मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर अभी हमको नहीं पता इस साल बोर्ड्स होंगे भी कि नहीं। अगर इसी तरह से हालात रहे इंडिया के तो फॉर श्योर है नहीं हुए, इंप्रूव हो गए तो बोर्ड्स भी होंगे। अगर बोर्ड्स नहीं होंगे तो बोर्ड वाले सीबीएसई वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बोर्ड्स नहीं लिए तो आपके स्कूल के जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, जो असाइनमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के मार्क्स को हम पाइल अप करके आपका 12th का रिजल्ट तैयार कर देंगे। तो मतलब आपके स्कूल के जो एग्जाम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं स्कूल्स पे। स्कूल्स में क्या हो रहा है, स्कूल्स भी खुले नहीं है तो स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं आएंगे, वो यही सब छोटी मोटी चीजें पूछेंगे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के टाइप में। तो इस टाइम आपका जो बर्डन है वो बढ़ गया है, तो घर बैठ के पढ़ाई करनी है, ऊपर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी चीज कहीं पहले क्या था, मेन चीज बच्चे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये तो पक्का आना है बोर्ड में, बच्चे ढंग से रट के जाते थे। अब पता ही नहीं है क्या आना है क्या नहीं आना, तो कहीं से कुछ की भी ब्रीफ उठ के आ जाएगा, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, मैथ्स में, कि भी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना, हर चीज को अच्छे से लर्न करना, पूरा चैप्टर गो थ्रू करना, पूरा चैप्टर लर्न करना। किसी भी लाइन में से आपको उठा के क्वेश्चन दे देंगे एमसीक्यू बना के, तो ऐसा मत करना कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये आना है, ये अनइंपॉर्टेंट है। मैडम कहीं से भी कोई पॉइंट दे सकती है, क्योंकि अब आपके स्कूल के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी के बेस पे आपके बोर्ड का रिजल्ट तैयार होगा, अगर बोर्ड्स नहीं हुए। और बोर्ड्स हो गए तो फिर बोर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, फिर तो स्कूल के एग्जाम को मारो गोली। अच्छा, इसमें एक तो आते हैं चर्निंग पुअर, एक आते हैं ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर, ओकेजनल चर्निंग पुअर के ज्यादातर पुअर रहते हैं, कभी कभी ऊपर जाते हैं। ये ज्यादातर ऊपर ही रहते हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, कभी कभी नीचे आते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पुअर भी बन जाते हैं। तो कभी कभी पुअर है तो ओकेजनली पुअर। ये चर्निंग पुअर, ज्यादातर पुअर है, कभी कभी। ये मतलब चर्निंग पुअर तो ओकेजनली रिच या ओकेजनली नॉट सो पुअर। ये कभी कभी ऊपर चले जाते हैं बेचारे, इनकी इनकम कभी कभी ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादातर गरीब ही रहते हैं। ये ठीक ठाक रहेंगे, इनकी इनकम बहुत ऊंची नहीं होगी, पर ये नीचे भी आते हैं, तो कभी कभी पुअर भी बन जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बिजनेस में घाटा हो गया, बहुत नुकसान हो गया, तो इनकम उनकी किसी महीने बहुत कम होती है। अब जैसे लॉकडाउन के बाद बिजनेस खुले हैं, काम तो है नहीं मार्केट में, मार्केट्स भी खुल गए, मॉल्स भी खुल गए, लेकिन कस्टमर नहीं है, तो इस टाइम उनकी इनकम यहाँ पे होगी, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो गए। लेकिन जब मौसम आएगा, सीजन आएगा, अगर दिवाली वगैरह आएगी तो लोग शॉपिंग करेंगे, फिर उनकी इनकम दोबारा से बढ़ जाएगी। तो ये वो लोग हैं जिनकी जो नॉर्मल ऊपर ही रहते हैं पॉवर्टी लाइन से, लेकिन किसी किसी मंथ या 2 मंथ उनकी इनकम बहुत कम होती है, या उनको काम में भी घाटा हो जाता है, तो उनकी इनकम नीचे आ जाती है। तो ये ओकेजनली पुअर है, कभी कभी पुअर है। उसके बाद लास्ट आपका आता है नॉन पुअर। ट्रांजिएंट के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि कभी ऊपर नीचे माइग्रेट करते रहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब ही माइग्रेशन होता है। नॉन पुअर जो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, ऊपर उनकी इनकम बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, कभी कभार नीचे आ गया तो आ गया, लेकिन ये ज्यादातर ऊपर ही रहते हैं। ये कभी गरीब होते ही नहीं है, जैसे ये कभी अमीर नहीं होते तो ये हमेशा पुअर है, ये कभी गरीब नहीं होते, इनकी इनकम हमेशा बड़ी ही रहती है, ऊपर ही रहती है। मिडिल क्लास और रिच सब कुछ इसमें आ जाता है। अब आते हैं कि ये जो हमने सब कुछ पढ़ा, और हमने अभी पढ़ा मिनिमम पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर, एमपीसीई, मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से हमने सारा कुछ पढ़ा। और मैंने आपको बार बार बोला कि ये पुराना हो गया, अब गवर्नमेंट ने इसको अपडेट कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने अपडेट क्यों किया, क्या रीजन पड़ गया कि इसको अपडेट करना पड़ा, क्या रीजन पड़ा कि पुराना हो गया, क्या रीजन पड़ा कि लोगों ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। लोगों ने कहा यार ये बेकार है, इसको इसके अगेंस्ट चले गए। तो वो रीजंस हम थोड़े से पढ़ लेते हैं कि क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्यों लोग इसके अगेंस्ट चले गए। आपके बुक में क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं, तो क्रिटिसिज्म फॉर
MPCE मेथड, कि ये लोगों ने कहा ये गलत मेथड है किसी की पॉवर्टी को डिस्क्राइब करने का या डिस्क्राइब करने का कि लोग अमीर है कि लोग गरीब है। तो क्यों ऐसा हुआ? तो पहला पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं तो मैं उसी को डिस्कस करूंगा, अपने आप से नहीं करूंगा। मेथड ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर। तो हमने देखा मेथड क्या कह रहा है, ये पुअर है और ये नॉन पुअर है। वो कह रहा है कि इसने ग्रुपिंग तो कर दी, डिवाइड तो कर दिया कि अर्बन एरियाज में मान लो फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज में जो 1000 रुपए कमाता है उसके नीचे जो 1000 रुपए से कम कमाता है वो पुअर, 1000 रुपए से ऊपर कमाता है वो नॉन पुअर। अब पुअर के अंदर भी तो हमने लिखा था ना वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर और ये पुअर। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, इसके बारे में नंबर कौन बताएगा कि हाँ भाई मान लो 800 वाला वेरी पुअर कर दो और पुअर कर दो, और 600 वाला आप कर दो वेरी पुअर, और 200 वाला कर दो आप एब्सोल्युटली पुअर। ये तो इसने बताया ही नहीं, तो इसने सिर्फ डिवाइड किया पुअर को और नॉन पुअर को। पुअर के अंदर कितनी कैटेगरी है और नॉन पुअर के अंदर मिडिल क्लास, ये वो, उनके बारे में ग्राफ कौन देगा कि मिडिल क्लास कितनी इनकम होनी चाहिए, अपर मिडिल क्लास कितनी होनी चाहिए, रिच की कितनी होनी चाहिए, मिडिल की कितनी इनकम होनी चाहिए, ये तो बताया नहीं। इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया कि इसने प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं की पुअर के अंदर और नॉन पुअर के अंदर। ये था आपका बुक के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड हेल्प द मोस्ट। वो कह रहा है, इसने बता तो दिया कि 1000 रुपए से नीचे सारे पुअर है। पुअर है तो मतलब गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन क्यों बनाती है, इसलिए कि यार ये इनकी इनकम कम है, ये बेरोजगार होंगे या तो इनके पास काम नहीं होगा, अगर काम होगा तो बहुत बेकार सा काम होगा, इसकी इनकम बेकार होगी। तो गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन, और ये चैप्टर हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है पॉवर्टी है नो डाउट, और गवर्नमेंट चाहती है कि पॉवर्टी क्या हो, खत्म हो सके। तो गवर्नमेंट कहती है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है उसकी क्या करेंगे, हम हेल्प करेंगे। तो इसमें ये नहीं पता लग रहा कि किसको कितनी हेल्प चाहिए, क्योंकि इसमें पुअर, वेरी पुअर और एवरेज पुअर तो बताया नहीं। सबसे ज्यादा हेल्प तो बेचारे इसको चाहिए, इसके वजह से रोटी भी नहीं है खाने को, फिर इसको भी चाहिए, इससे तो कम चाहिए, सबसे ज्यादा इसको, उससे कम इसको और उससे कम इसको चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा किसको कितने पैसों की हेल्प चाहिए? तो गवर्नमेंट सबको क्या करेगी, बराबर तरीके से हेल्प करेगी, गवर्नमेंट सबकी बराबर तरीके से हेल्प कर देगी, इसको भी उतने पैसे दे देगी, इसको भी उतने पैसे दे देगी, इसको भी उतने पैसे दे देगी। लेकिन सबसे ज्यादा इसको तो ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो बेचारे इसका क्या हो गया, नुकसान। तो इस हिसाब से ये बताता नहीं है कि किसको कितनी हेल्प की जरूरत है। देखो इन चीजों में तो हेल्प की जरूरत नहीं है, ये तो खुद अपना कमा रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर खा भी रहे हैं, जितनी खाने की जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हैं या उतना खा रहे हैं। जरूरत यहाँ पे इनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा, जितनी एनर्जी इनटेक चाहिए, मान लो इसको 2100 कैलोरी चाहिए, तो 2100 कैलोरी से कम खा रहा है ये, तो गवर्नमेंट इसको या तो पैसे दे देगी या इसको खाना दे देगी। अगर खाना देगी तो किसको कितना खाना देना है, सबसे ज्यादा खाना तो इसको देना है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सबको बराबर बांट रही है। तो उसमें क्या हुआ, इसके बाद जितना खाना पहुंचना चाहिए था उससे कम खाना पहुंचा, ठीक है। तो ये इसलिए क्रिटिसाइज कर दिया गया, ये कहते हैं कि इसको, जैसे इसको एक लाइन ने इसको बांटा ना, वैसे इसको भी बांटो आपस में लाइनों में, तो फायदा होगा। फिर इसको ज्यादा फायदा देंगे, इसको उससे कम फायदा देंगे, इसको उससे कम फायदा देंगे। There are many factors other than income and assets which are associated with poverty like basic education। हाँ, हमने खाली देखा कि यार 2100 ये खाना कैलोरी होगी आपकी, कि इतना खाना चाहिए, और ये उसकी क्या होगी, इनकम। कह रहे इसके अलावा और भी तो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि बंदा अमीर है गरीब। मान लो एक बंदा यहाँ पे है तो मतलब पॉवर्टी लाइन से क्या है, ऊपर, क्योंकि पॉवर्टी लाइन तो ये रही, ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब इसकी इनकम 1000 रुपए से ऊपर है, और ये 2100 रुपए से ऊपर खाना, 2100 कैलोरी से ऊपर रोज का खा लेता है, तो मतलब ये पुअर तो नहीं है। तो कह रहे खाली कैलोरी और इनकम नहीं जाती, क्या पता ये अपना इलाज ही नहीं करा पा रहा, हो रहा इसके, ये अपने आप को पढ़ा नहीं पा रहा, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, हेल्थ एजुकेशन, इसके पास घर में बेसिक सामान नहीं है, बेसिक एसेट्स नहीं है इसके पास। बेसिक एसेट्स मतलब बेसिक जरूरतें जो खाने पीने की होती है, खाने का यूटेंसिल्स नहीं है, बर्तन नहीं है, फ्रिज नहीं है, चलो फ्रिज तो बहुत उसमें आता है, नॉर्मल मतलब सामान भी नहीं है इसके पास, ये भी तो हो सकता है। तो क्या ये अमीर माना जाएगा? एक बंदा जो 1000 रुपए से ऊपर कमाता है लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा,
अपनी दवाई के पैसे नहीं है उसके पास, किसी ढंग की जगह पे इलाज नहीं करा पा रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करता है तो दवाई के पैसे नहीं होते, टेस्ट कराने के पैसे नहीं होते, बेसिक घर का सामान भी इसके पास पूरा नहीं है, पहनने को कपड़ा अच्छा नहीं है और रहने को घर अच्छा नहीं है, तो क्या हम इसको बोलेंगे अमीर है? ऑब्वियसली इसको हम यही बोलेंगे कि ये बंदा गरीब है। पर हमने तो पॉवर्टी लाइन में इसको कहाँ रख दिया? नॉन पुअर में। नॉन पुअर में रखा क्योंकि हमने जो पॉवर्टी लाइन बनाई थी वो सिर्फ इनकम और कैलोरी के हिसाब से बनाई थी। तो गवर्नमेंट ने बाद में कहा, या जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कि बोला कि नहीं भैया, खाली इनकम और कैलोरी के हिसाब से नहीं, और भी चीजें, बेसिक एसेट्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये भी सब इसमें देखो। और इससे ऊपर जो ये सब भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये इसमें एक्सेट्रा लगा रहा हूं मैं, कि इसके अलावा और भी चीजें आती हैं जो अपनी बेसिक लाइफ की जरूरत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरा कर पा रहे हैं, उससे ऊपर के लोग आपके नॉन पुअर में गिनो, और उससे जो ये भी पूरा नहीं कर पा रहे वो पुअर में गिनो। तो इसलिए इसको उन्होंने क्या बोला कि यार ये गलत है, इसको क्रिटिसाइज करो, ये सिर्फ इनकम देखता है। हो सकता है एक बंदे की इनकम इससे ज्यादा हो पर वो बेसिक चीजें पूरी ना कर पा रहा हो, उसको हम अमीर कैसे बोले? तो थर्ड पॉइंट में बोला गया आपका, मैं पूरा पॉइंट नहीं, डेफिनेशन नहीं गया, हेडिंग नहीं दे रहा, बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पर ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे ट्रू फॉल्स में रीजन आ सकते हैं। उसके बाद दिस मैटर डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी लाइक इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। वो कह रहा है कि सोशल जो सिक्योरिटी होती है, देखो ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। इतना एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, बेसिक एसेट्स के लिए। अगर वो ये खरीद पा रहा है तो उसको नॉन पुअर मानो, अगर ये नहीं खरीद पा रहा तो उसको पुअर मानो। लेकिन इसके अलावा कई और चीजें होती है। मान लो एक बंदा यहाँ पे, या इसी बंदे को, या कोई बात नया बंदा ले लेते हैं, ये बंदा यहाँ पे है, हम बोलेंगे सर ये तो नॉन पुअर में है, क्यों? क्योंकि इसकी इनकम 1000 रुपए से ऊपर है और 2100 कैलोरी से ऊपर खाता है। लेकिन समाज में उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब भी होते हैं, लोअर कास्ट के, ओबीसी क्लास के लोग होते हैं, जो जिनकी इनकम इससे ऊपर होती है, पर समाज में उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दलित या निजी जात का, उसको बराबर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अगर कोर्ट केस होता है तो उसको दबा देंगे, पुलिस केस होगा तो पुलिस उसको दबा देगी, अपने फ्रेंड्स या किसी कंपनी में काम पे लगता है, वहां उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं कि तू तो यार गरीब घर से आया है, हालांकि उसकी इनकम कितनी है, नॉन पुअर में आता है, वो नॉन पुअर में लाया करना। तो ऐसे कई सोशल फैक्टर्स हैं। अगर हम कोई त्योहार बना रहे हैं तो किसी सोशल गैदरिंग में उसको बुलाया नहीं जाता, क्योंकि उसका कोई सोशल सर्कल नहीं है, क्योंकि लोग उसको गरीब समझते हैं, पर वो गरीब है नहीं। अब क्योंकि लोग उसको गरीब समझते हैं तो उसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि हम उसको इल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको उसको दबाते हैं, उसको पैरों तले दबाते हैं, उसको बराबर का हक, समाज में रहने का बराबर का हक उसको नहीं मिलता। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो नॉन पुअर तो है, जो इनकी इनकम 1000 रुपए से ऊपर है, लेकिन समाज में उसको, सोसाइटी में, तो यहाँ पे आता है सोसाइटी में उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको गरीब ही समझा जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि उन लोगों को भी हेल्प की जरूरत है, उन लोगों को भी हेल्प की जरूरत है, कि जो लोग 1000 रुपए से ऊपर तो कमा रहे हैं, पर सोसाइटी में उनको हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनको देखो, आज आपने देखा होगा किसी को जॉब लगानी तो रिजर्वेशन होती है, स्कूल में भी SC ST OBC कोटा होता है, कि भाई जो गरीब घर के लोग हैं उनको अच्छे से, कुछ बच्चे उनके घर के भी लिए जाते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो ये सोशल स्कीम्स किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट ने क्यों दी? क्योंकि गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई किया, उनको पहचाना कि वो लोग, चाहे उनकी इनकम ऊपर है, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि समाज उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता। तो हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, उनको रिजर्वेशन मतलब आरक्षण देते हैं, कि उनको नौकरी मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले। तो हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड है, तो 100 में से 4 बेड SC ST कोटा के अंदर रिजर्व किए होते हैं। 2 उनके पास पैसा होगा लेकिन फिर भी उनके लिए रिजर्व होते हैं, तो अपना सर्टिफिकेट लो इनकम ग्रुप का, इसके अंदर लो इनकम ग्रुप आते हैं, बेसिकली लो इनकम ग्रुप का सर्टिफिकेट दिखा देंगे, चाहे उनकी इनकम इससे ज्यादा होगी, चाहे कुछ भी होगा। सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने उनको दी होती है, कि उनको हर जगह पे हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, इमरजेंसी में पुलिस में उनको हेल्प मिल जाए, एजुकेशन स्कूल में हर क्लास में 2 बच्चे रिजर्व किए होते हैं, कि भी SC ST कोटा या लो इनकम ग्रुप्स के होने चाहिए। और आर्मी के अंदर उनका कोटा होता है, नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इवन प्राइवेट जॉब्स के लिए भी कोटा होता है बैंक्स वगैरह में, कि आपको इतने बंदे SC ST के लिए रखने हैं। ये गवर्नमेंट ने क्यों दिया? क्योंकि हम लोग एज अ समाज, एज अ सोसाइटी उनको दबाते हैं, उनको हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते। दो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नॉन पुअर है, पर हम उनको क्या बोलते हैं? ये तो दलित है, तो नीची जात के लोग हैं, ये तो गरीब है। तो
अब हम जब उनको गरीब बोल रहे हैं, खाली इनकम और कैलोरी ने तो उसको अमीर बोल दिया। अगर ये अमीर होता, नॉन पुअर होता, तो क्या गवर्नमेंट इसको हेल्थ बेनिफिट देती? क्या गवर्नमेंट इसको एजुकेशन के लिए बेनिफिट देती? क्या गवर्नमेंट इसके हॉस्पिटल में कोटा रखती? क्या गवर्नमेंट आरए में कोटा रखती? क्या गवर्नमेंट बैंक्स में या किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में इसका कोटा रखती? नहीं रखती, क्योंकि गवर्नमेंट तो इन बंदों की हेल्प कर रही है ना। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट इन लोगों की हेल्प करने के आगे आई, क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है किसी को अमीर या गरीब बनाने का, बताने का। तो गवर्नमेंट ने बोला यार, इसको क्रिटिसाइज किया कि खाली एक बंदे की इनकम और कैलोरी इनटेक के हिसाब से हम नहीं बता सकते कौन सा बंदा गरीब है। उसको ये सब चीजें भी चाहिए और उसको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो जिसके पास पैसा भी हो, सोसाइटी में इक्वल दर्जा भी मिल रहा हो और बेसिक जरूरत पूरी कर सकता है, वो नॉन पुअर में आए। बाकी जो ये भी पूरी नहीं कर पा रहा, ये भी पूरी नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पे आए, ताकि उसको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज और गवर्नमेंट की स्कीम्स की हेल्प मिल सके, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा सके। इसीलिए, क्योंकि यहाँ जो बंदे आएंगे ना, वो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे जो SC ST वालों के लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए होती है। तो लो, अब बंदे की इनकम ऊपर हो लेकिन उसको गवर्नमेंट की स्कीम की जरूरत हो, वो हेल्प ले नहीं पाएगा। इसलिए कहा कि खाली इनकम से मतलब नहीं है, ये सब कुछ जिसके पास है उसको यहां डालो, जिसके पास ये सब नहीं है, अगर ये है और ये सब नहीं है, उसको भी नीचे डालो। ये सब कुछ जिसके पास नहीं है उसको नीचे डालो, ताकि वो गवर्नमेंट की स्कीम की हेल्प ले सके। तो आज के टॉपिक में, आज के पॉइंट में किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और आगे भी किसी को कुछ को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, बताया तो आपको, लास्ट टॉपिक है, इज देयर एनी डिक्रीज इन पॉवर्टी लेवल्स। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको कैंसिल कर दिया और नए आपको फॉर्मेट दिए, खाली इनकम और कैलोरी के अलावा और फॉर्मेट्स दिए जिससे हम पॉवर्टी लाइन बना सके। वो हम आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पर वो बोल रहे हैं कि क्या 1991 के बाद इतना लैंड रिफॉर्म हुआ, एग्रीकल्चर चेंजेस, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेशन हुई, लिबरलाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, तो क्या पॉवर्टी लाइन हटी या पॉवर्टी लाइन ऊपर, सॉरी, नीचे गई या गरीबी हटी? तो वो कह रहे हैं कि पॉवर्टी, गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीबी कम जरूर हुई है। तो 1991 के बाद से या आजादी के बाद से 1991 के बाद आते आते तक जो पॉवर्टी लेवल है वो डिक्रीज हुए हैं। पॉवर्टी लेवल क्या हुए हैं? रिड्यूस हुए, कम हुए हैं। गरीबी रेखा नीचे यहां से उठ के यहां पे जरूर गई है, कि मतलब पहले इतने सारे बंदे गरीब थे, अब क्या हो गए, जो गरीब बंदे हैं वो कम रह गए हैं। हमने इंप्रूवमेंट की है इसमें, लोगों को रोजगार दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिए, खाने को दिया, अच्छे काम दिए, अच्छे घर दिए, तो हमने हेल्प, गवर्नमेंट कह रही है हमने हेल्प करी है। लेकिन फिर भी ये लोग तो है ना, चाहे ये रेखा ऊपर से नहीं, गरीबी, इसको हिंदी में गरीबी रेखा भी कहते हैं, आप न्यूज चैनल में देख भी सकते हो, पॉवर्टी लाइन को गरीबी रेखा भी कहते हैं। चाहे गरीबी रेखा ऊपर से नीचे गई है, लेकिन अभी भी कई लोग गरीब हैं, तो मतलब पॉवर्टी प्रिवेल करती है, पॉवर्टी एग्जिस्ट तो कर रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, फॉल जरूर हुई है। सिर्फ इस 4-5 जो बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, इसका यही मतलब है कि फॉल जरूर हुई है, लेकिन अभी है, जरूर अभी है। तो ये एक पूरा 3 या 4 मार्क्स का या 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्या पॉवर्टी चली गई, या गवर्नमेंट के इतने रिफॉर्म्स लेने के पॉवर्टी चली गई, बढ़ गई या कम हो गई। तो हम लिखेंगे पॉवर्टी कम जरूर हुई है, वो क्यों हुई है, पूरा का पूरा पैराग्राफ फेल देंगे, लेकिन अभी भी है, कम हुई है पर है। तो 4.6 जो है नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, वो हम नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे 4.6 का। दैट्स ऑल फॉर टुडे।